बीच युद्ध कैसे अमेरिका का इजराइल से होने लगा है मोहभंग। कैसे अमेरिका की खुफिया विभाग की प्रमुख अब इजराइल को न केवल आंख में आंख डालकर जवाब दे रही हैं, बल्कि ये भी बता रही हैं कि अमेरिका के अंदर इजराइल समर्थित राजनीति के अब उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। ये भी आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि कैसे अरब मुल्कों को अब अमेरिका ने वो काम करना शुरू कर दिया है जिसमें अमेरिका नंबर 1 है, वो है हथियार बेचने में। दोस्तों, ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा है। 20 दिन हो गए इस युद्ध के। हर दिन ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान को खत्म कर दिया, ईरान को कमजोर कर दिया, और हर दिन ईरान कुछ ऐसा कर देता है जिसके बाद अमेरिका की हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, अब तो यह हालत है कि यूएस ने 16.5 बिलियन डॉलर की जो हथियार हैं वो गल्फ स्टेट्स को बेचने के लिए हरी झंडी दे दी है। मतलब बीच युद्ध में अमेरिका का जो फेवरेट काम है ना लोगों को हथियार बेचने का, वो शुरू कर दिया। और कहां भेज दिया है? गल्फ स्टेट को। दोस्तों, ये अपने आप में चिंता की बात तो है ही, साथ में ये भी एक सवाल खड़े करता है कि क्या अरब मुल्क इन हथियारों को खरीद कर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? क्या अरब मुल्क ऐसा कर सकते हैं? दोस्तों, ये जो 16.5 बिलियन डॉलर के हथियार दे रहा है, इनफैक्ट बेच रहा है अमेरिका, देता तो वो कुछ भी नहीं है, बेचता है। इसमें उसने यूएई, कुवैत, जॉर्डन को ड्रोन दिए, मिसाइल दिए, रडार सिस्टम दिए हैं। दोस्तों, ये सब कुछ क्यों? क्योंकि ईरान से जो कशमकश चल रही है और ईरान ने इन देशों के कई ठिकानों पर हमला किया है, उसके मद्देनजर है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस की प्रमुख हैं तुलसी गबार्ड। दोस्तों, तुलसी गबार्ड जो हैं वो अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है। मतलब आप समझ लीजिए कि अमेरिका का जो खुफिया विभाग है ना उसकी प्रमुख है, जो एक्चुअली में जिसका काम ही यही है कि वो दुनिया भर से खुफिया जानकारी इकट्ठा करे और राष्ट्रपति को अपडेट देते रहे हर मामले को लेकर। दोस्तों, उन्होंने, तुलसी गबार्ड ने कुछ ऐसी बात बोल दी है जो कि आने वाले वक्त में न केवल अमेरिका के अंदर की पॉलिटिक्स बदलने के संकेत देती है, बल्कि ये भी देती है कि ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, इजराइल के लिए जो इंटेलिजेंस प्रमुख हैं अमेरिका की, उन्होंने एक बयान दिया है कि ये जो पूरा युद्ध हो रहा है इसमें दोनों के अपने अपने मोटिव्स हैं और अमेरिका और इजराइल के जो मोटिव्स हैं इस युद्ध में वो अलग हैं। दोस्तों, तुलसी गबार्ड अब कह रही है कि इजराइल युद्ध में इसलिए कूदा क्योंकि उसको ईरान में लीडरशिप को एलिमिनेट करना था, लीडरशिप खत्म करनी थी, और हम इसलिए कूदे क्योंकि हमको ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और नेवी खत्म करना था। मतलब अमेरिका इसलिए कूदा। दोस्तों, ये सुनने में आपको बिल्कुल नॉर्मल सा स्टेटमेंट लगता है, लेकिन इस स्टेटमेंट के जरिए तुलसी गबार्ड ने अमेरिका को इजराइल से अलग कर लिया है, जो कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं होता था। तो कम से कम फिलहाल 2-3 सालों में तो ऐसा हमने होता नहीं देखा। ये इस बात का भी प्रमाण है दोस्तों कि अमेरिका कितना क्लूलेस है, क्योंकि जब खामेनेई साहब को मारा गया था तब तो ट्रंप खुद उसका श्रेय ले रहे थे कि अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका की महान इंटेलिजेंस ने कर दिया। और दूसरा, जब युद्ध शुरू हुआ तो हमें बताया गया कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसीलिए उस पर हमला किया गया। अब बताया जा रहा है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने के लिए किया गया। तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तो सारी दुनिया के देश चलाते हैं, कोई ईरान इकलौता देश थोड़ी है बैलिस्टिक मिसाइल चलाने वाला। तो बैलिस्टिक मिसाइल भी अब कोई देश नहीं रख सकता क्या? मतलब ये तो अजीबोगरीब। बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन में कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों, इस हिसाब से तो अमेरिका को दुनिया के हर मुल्क पर हमला करना पड़ेगा, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल तो सब बनाते हैं दोस्तों। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट जानते हैं इस पूरे मामले में क्या है? इससे इंपॉर्टेंट इस पूरे मामले में ये है कि अमेरिका अब इजराइल से अपने आप को, अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक एंटी इजराइल सेंटिमेंट खड़ा हो गया है, जो न केवल वहां का विपक्ष बोल रहा है बल्कि आम जनता के बीच भी खड़ा हो गया है। दोस्तों, इजराइल को अमेरिका से बहुत फायदा। दोस्तों, कैसे और इजराइल को अब तक अमेरिका से क्या क्या फायदा मिलता रहा है, और कैसे दोस्तों एक छोटा सा मुल्क इजराइल अमेरिका में अपनी धाक जमाता रहा, वो सबसे तगड़ी लॉबी बन गया, सबसे पावरफुल लॉबी बन गया। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको इस खबर की पूरी जानकारी देती हूँ। दोस्तों, ये जो यूएस ने कहा है कि वो 16.5 बिलियन डॉलर का जो हथियार है वो गल्फ देशों को बेचेगा, इसको लेकर बहुत से लोगों के मन में शंकाएं हो सकती है कि क्या ईरान के खिलाफ ये देश इन हथियारों का जखीरा खरीद रहे हैं। तो एक्चुअली में दोस्तों, ये देश अब ये सब करेंगे। आने वाले वक्त में इन देशों में खरीद फरोख्त और बढ़ेगी, केवल अमेरिका से नहीं, दुनिया के कई मुल्कों से बढ़ेगी, मुख्यतः अमेरिका से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इन देशों के बात समझ में आ गई है कि अमेरिका उनको बचा नहीं पाया, आगे भी नहीं बचाएगा। अमेरिका अगर सच में किसी के लिए खड़ा है तो वो केवल इजराइल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ऐसी ही एक खबर और है जिस पर नजर मेरी गई, तो मुझे लगा आपके सामने रखा जाए। नेतन्याहू कल बड़े वक्त बाद मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा कहा था। दरअसल ये जो युद्ध है, इनका प्लान ये था कि मिडिल ईस्ट से सीधा इजरायली पोर्ट्स में या फिर वेस्ट
में, वेस्ट में यानी कि अमेरिका वगैरह में कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि वो तेल सीधे वहीं पहुंचे। मतलब जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स है ना, स्टेट ऑफ हार्मोन्स जिसमें ईरान का भी वर्चस्व है, सऊदी अरब का भी है, जहां पर कुवैत का भी है, क्योंकि उसी हिस्से में है ये, उसी को उसका मतलब ही खत्म कर दे। मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये बात बोली है। मतलब इजराइल प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि हम चाहते हैं कि ऑयल पाइपलाइंस बन जाएं, पाइपलाइंस जिससे ऑयल आए सीधे इजराइल और वेस्ट में। मतलब इजराइल के प्रधानमंत्री ने गलती से ही सही लेकिन एक बात बताई कि एक्चुअली में प्लान क्या था। स्टेट ऑफ हार्मोन्स खत्म करके उसकी पूरी जरूरत खत्म कर दो ताकि पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो ये तो इजराइल की तरफ जाए या अमेरिका की तरफ जाए, और पूरा का पूरा वो जो अरब का इलाका है वही उसकी इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाए। वहां से तेल तो आएगा लेकिन रास्ता जो होगा वो ये तो इजराइल का होगा या अमेरिका का होगा। आपको क्या लगता है, क्या नेतन्याहू की बोली हुई बात अरब मुल्क के लोग बैठकर नहीं सुन रहे हैं? अगर ऐसा होता दोस्तों तो अभी तक अरब मुल्क के किसी भी देश ने ईरान पर तुरंत हमला क्यों नहीं किया है? दोस्तों अरब मुल्कों ने अभी तक ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स रोकने तक ही अपने आप को सीमित करा है, किसी ने भी तुरंत उसको जवाब नहीं दिया है, भले ही बयान वो दे रहे हो। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पीछे का खेल क्या है। क्योंकि अगर गलती से भी अरब मुल्क चाहे वो कितना भी हथियार खरीद ले अमेरिका से, वो अगर हमला करेंगे तो अपनी जनता के आगे क्या बताएंगे? वो किस लिए हमला कर रहे हैं? इजराइल के लिए हमला कर रहे हैं। ये तो किसी भी हाल में उनकी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये तो बात हो गई अरब मुल्कों के बीच इजराइल के इस प्लान की, जो पूरी दुनिया सुन रहा है और अब अरब मुल्क भी सुन रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अमेरिका में इजरायली लॉबी की। तो इजराइल छोटा सा मुल्क है लेकिन उसने चाहे वहां की डेमोक्रेट्स पार्टी हो या रिपब्लिकन्स पार्टी हो, उस मतलब अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है ना, वहां पर इजराइल के लोगों का, वहां के थिंक टैंक्स का बहुत ही जबरदस्त दखल रहा है। कैसे वो दखल करता है, वैसे तो इसके बहुत अलग अलग रीजन है, बट चैट जीपीटी से मैंने कुछ इसको लेकर सवाल पूछा तो कुछ पॉइंट्स चैट जीपीटी ने मुझे बताए, तो मैं चाहती हूँ मैं आपके सामने रखूँ। जैसे आईपैक का इन्फ्लुएंस है दोस्तों, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रो इजराइल लॉबिंग ग्रुप है जो एक्चुअली में यूएस की पूरी संसद को एक तरह से डायरेक्टली आप कह सकते हैं इफेक्ट करेगा। दोस्तों ये इफेक्ट कैसे करता है? यूएस में जो भी फैसले हो रहे हैं या किसी भी तरह की फंडिंग जारी है वो इजराइल के हित में कैसे हो सकती है? मतलब वहां के राष्ट्रपति भले ही बोल दे अमेरिका फर्स्ट, लेकिन वहां का कोई भी राष्ट्रपति हो, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन हो, किसी भी पार्टी से हो, उसके दिमाग में रहता है फर्स्ट कौन, अमेरिका फर्स्ट या इजराइल फर्स्ट। दूसरा, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो हर पार्टी में इनके सपोर्टर्स मिल जाएंगे आपको, इजरायली लॉबी के हर पार्टी में। ये क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि तीसरा पॉइंट यहीं पर आता है, इलेक्शन फंडिंग एंड डोनेशंस। दोस्तों ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स आपको मिल जाएंगे, रिपब्लिकन्स में भी डेमोक्रेट्स में भी। दोस्तों इन कैंडिडेट्स को बहुत सारे प्रो इजरायली ग्रुप्स फंड करते हैं। अब दोस्तों आप तो जानते हैं सारा खेल तो पैसे का है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। तो जब पैसा कोई एक ग्रुप, चाहे वो प्रो इजराइल ग्रुप हो, वो किसी कैंडिडेट पे खर्च करेगा, तो वो कैंडिडेट जब सांसद बनेगा तो उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहेगा ना कि जो भी मैं फैसला ले रहा हूँ वो इजराइल को पॉजिटिवली इफेक्ट करे। इसीलिए दोस्तों अमेरिका की पूरी जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स रही है वो प्रो इजराइल रही है। यही पे आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, थिंक टैंक्स एंड मीडिया प्रेशर। दोस्तों खैर आज तो खुल के लेकर इजराइल को लेकर बात हो रही है, लेकिन वहां अगर कोई एंकर भी है ना, कोई रिपोर्टर भी, और इजराइल को लेकर वो ऐसी बात बोल दे जैसा कि मैं यहाँ बोल रही हूँ, करियर खत्म हो जाएगा उसका। नेता तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मीडिया में भी बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है इजरायली ग्रुप्स का। लेकिन ये सब कुछ अब बदल रहा है, क्योंकि दोस्तों जब जनता बदलती है ना तो नेता भी बदल जाते हैं। दोस्तों बहुत से ऐसे पोल्स हुए हैं जिसमें अमेरिका के अंदर एक इजराइल को लेकर चिंता बढ़ी है कि हम कुछ ज्यादा ही प्रो इजराइल हो रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं तो वहां के इंटेलिजेंस प्रमुख ऐसा कैसे बोल सकती हैं? यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों जो कैंट, आपको याद होगा एक दो दिन पहले बहुत ही विस्फोटक इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। ये नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि ट्रम्प प्रशासन के एक बहुत ही अहम, आप एक तरफ समझ लीजिए मंत्रालय संभालते हैं, भारत की भाषा में अगर बताएं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये कहते हुए कि ये जो युद्ध है ये इजराइल का युद्ध है, ये हमारा युद्ध नहीं है। तो जो कैंट है ना, ये तुलसी गबार्ड जो वहाँ की खुफिया प्रमुख है ना, उनके जूनियर हैं। एक्चुअली इन पर दबाव था, जितनी मैं अमेरिका को पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, एक्चुअली इन पर दबाव था कि तुलसी गबार्ड जो कैंट को निकाले नौकरी से, इनका इस्तीफा ले लें। लेकिन तुलसी गबार्ड उनका इस्तीफा नहीं ले पाई, क्योंकि जो कैंट जो बात बोल रहे हैं वो इस वक्त अमेरिका का सेंटिमेंट है। तो हुआ क्या कि उन्होंने खुद ही अपना इस्तीफा दे दिया, और जो बात जो कैंट बोल रहे हैं ना, बस आप समझ लीजिए जो कैंट ने बात खुलकर बोल दी अपने इस्तीफे में कि इजराइल ने जबरन हमें इस युद्ध में धकेला और
ट्रंप को गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई और युद्ध हमारा नहीं है, ईरान से हमें कोई खतरा नहीं था। बस तुलसी कबाड़ के ही शब्द हैं, समझ लीजिए एक तरह से। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं के जूनियर है। अब आप दोस्तों इसी से आप जोड़ लीजिए तुलसी कबाड़ के अभी वाले बयान से कि इजराइल के अपने इंटरेस्ट थे इस युद्ध में, हमारे अपने इंटरेस्ट थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका बदल चुका है, अमेरिका की पॉलिटिक्स बदल चुकी है। और दोस्तों इजराइल को लेकर जो माहौल मिडिल ईस्ट में था, ईरान जो बात बोल रहा था, अब अमेरिका के लोग भी वो समझ रहे हैं। अच्छा 2-3 साल में ना बहुत सी चीजें और बदली है। जो गाजा में इजराइल ने किया है ना, वो उसको पूरी दुनिया ने देखा है। भले ही कोई मीडिया हाउस उसको कवर ना करे, भले ही उसके बारे में कोई चर्चा ना हो, भले ही दुनिया के जितने बड़े विश्वगुरु लेवल के नेता हैं उसमें बस चुप हो जाएं, कोई ऐसे रिएक्ट करे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन सबको पता है इजराइल ने गजा में क्या किया। 70,000 लोगों को मार दिया। सोचिए 70,000, इसमें 16,000 से ऊपर तो बच्चे थे। वो सब कुछ अमेरिका में भी चला है। अमेरिका में इस बीच गजा को लेकर बहुत से प्रदर्शन भी हुए। तो यही बदलाव है दोस्तों जो इस युद्ध के बाद पूरी दुनिया में देखा जाएगा। हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बदले हुए परिदृश्य में न केवल चीजें इजराइल के लिए बदलेंगी, मिडिल ईस्ट के लिए बदलेंगी, अमेरिका के लिए बदलेंगे, लेकिन ईरान के लिए तो बहुत तगड़ी तरह से बदलेंगे। दोस्तों आप इसको किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।